Assalamu alaikum. Our today's lecture is about Aristotle, that is also very well renowned uh, Western political thinker. और CSS और PMS एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ ऑल्सो मच इम्पॉर्टेंट. तो अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो. इसमें जब क्वेश्चन आता है तो नेचर ऑफ स्टेट के बारे में उसके पूछते हैं और ये स्टेट की क्लासिफिकेशन पे पूछा जाता है. तो इसमें मैंने उसकी बायोग्राफ़ी नहीं बताई, बट जैसे आप उसकी बायोग्राफ़ी थोड़ी बहुत देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो ज़रूर आता है. तो उसने जो कॉन्टेक्स्ट दिया था, हम कॉन्टेक्स्ट से अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. उसने अपनी थ्योरी क्यों दी थी, थ्योरी ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, व्हाई डिड ही डिड दैट. कॉन्टेक्स्ट क्या था कि अरिस्टोटल का जो फादर था, he was a physician, and physician observes everything on the basis of scientific observation. तो जो अरिस्टोटल था, he was also much influenced by his father. तो उसने ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक थी, ये उसने क्या किया, ही ऑप्टेड फ्रॉम हिज फादर एंड ही वांटेड टू गिव हिज थ्योरी ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. तो ये जो थी, दिस वर द रीजंस ऑफ थ्योरी. उसने उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट में बात करते हैं. ही स्टार्टेड हिज थ्योरी ऑफ स्टेट बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर. वो कहते हैं कि मैन जो है, इंसान जो है, ही इज़ रैशनल. वो कहते हैं कि इंसान ये नहीं है कि उसको आप कुछ भी कहो तो वो बिलीव कर लेगा, वो वैसा करना स्टार्ट कर देगा. इनफैक्ट ही सेज़ कि मैन जो है, ही इज़ रैशनल, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ वाइज, ही इज़ इंटेलेक्ट. वो कहते हैं कि इंसान रीज़न और लॉजिक से चलता है. वो आर्ग्यूमेंट जब करता है तो वो लॉजिक्स और रीज़न से करता है. वो कहते हैं कि रैशनैलिटी जो है, इसमें पीपल आर सोशल इन नेचर एंड दे कैन नॉट लिव ऑन individualistic life and cannot live in relation, and man can only live accompanied by others. वो कहते हैं कि इंसान एक तो लॉजिक से बात करता है, रीजंस के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, और दूसरा क्या है कि वो अकेले नहीं रह सकता, वो किसी के साथ ज़रूर रहता है. मीन्स उसकी कंपनी में कोई ना कोई होता है. ही कैन नॉट लिव इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ. वो कहते हैं कि पीपल जो हैं, दे आर रैशनल, दे आर वाइज एंड दे कैन अचीव बेस्ट बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. कहते हैं कि इंसान की जो इंटेलेक्ट है, इनकी जो इनलाइटनमेंट का फैक्टर उसमें इंसान में है, वो उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी. वो कहते हैं कि if I'll be part of society, I'll be serving myself. If I'm not part of society, I am harming myself. वो कहते हैं कि इंसान को जो पैदा किया गया है, उसका ये राइट है, बीइंग रैशनल, उसका ये राइट है कि वो सोसाइटी को सर्व करे. जब वो सोसाइटी को सर्व करता है, इट मीन्स ही इज़ सर्विंग हिज सेल्फ और हिमसेल्फ. क्योंकि सोसाइटी को जब आप सर्व करते हो, वो ये चीज़ शो करता है कि आप किस तरह की सोसाइटी चाहते हो, और अपने लिए कौन सा जो आप अपने लिए चाहते हो, वो क्या वो आप दूसरे लोगों के लिए भी चाहते हो, या जस्ट यू वांट फॉर योर सेल्फ. वो कहता है कि सोसाइटी को सर्व करना, खुद को सर्व करना ही होता है. वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और सोसाइटी को भी पहुंचा रहे हैं. वो कहता है कि आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड माई बेस्ट इज़ ओनली इन द बेस्ट ऑफ कम्यूनिटी. ऑब्वियस बात है, जब आपकी कम्यूनिटी, जिस कम्यूनिटी को आप सर्व कर रहे हो, अगर आप उसके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छी उसके लिए इक़दामात करते हो, यूज़फुल स्टेप्स लेते हो, तो कम्युनिटी क्या होगी, इट वुड बी टर्न्ड इनटू अ बेटर कम्युनिटी दैट वुड बी ऑल्सो बेटर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल एज वेल ऑफ द कम्युनिटी. तो इस वजह से वो कहता है कि माई बेस्ट इज़ ओनली इन द बेस्ट ऑफ कम्युनिटी. वो कहता है कि मैन विदाउट कम्युनिटी और सोसाइटी इज़ नथिंग. क्योंकि वो कहता है कम्युनिटी को जो आप सर्व करते हो, वो आप अपने लिए ही करते हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसके बगैर आप खुद को भी तकलीफ़ पहुंचाते हो, सोसाइटी को भी, और इसके बगैर यू आर नथिंग. ही सेज स्टेट इज़ द बेस्ट कम्युनिटी and man is best served in community. Then here is organic concept that was given by Aristotle. It's a very significant step that you must memorize and must mention in the theory of Aristotle while writing in your exam, in your paper.
उस का जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट था, अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ही सेज दैट स्टेट इज़ magnified individual. In other words, he is creating an analogy between state and individual. वो कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे स्टेट और इंडिविजुअल का। वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर मैग्नीफाइड। पहले उसने बात की ना कि इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू लिव, बट यहाँ पे वो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हैं दे आर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड किस तरह से हैं? बाय रिलेटिंग विद सोसाइटी, बाय रिलेटिंग विद कम्युनिटी। वो कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टेट बिहेवियर आर कंपेरेबल। वो मीन्स वही डिपेंडेंसी की बात यहाँ पे आ जाती है कि स्टेट डिपेंड कर रही है इंडिविजुअल पे एंड इंडिविजुअल जो है स्टेट पे। स्टेट के बगैर इंडिविजुअल नहीं चल सकता और इंडिविजुअल के बगैर स्टेट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। फर्दर मोर अरिस्टोटल कहते हैं कि जिस तरह से बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए, इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्या है, दे आर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, और उसके बगैर स्टेट का चलना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ही सेज मैनी ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेट जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी फंक्शंस। वही बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जिस तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी को रन करने के लिए, इसी तरह से जो हम इंडिविजुअल्स हैं वी आर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, हम ही स्टेट चलाते हैं। फिर वो कंसेप्ट स्लेवरी के कंसेप्ट की बात करता है, और मेरे ख्याल से ये अरिस्टोटल जो है ही इज़ द फर्स्ट वन फिलोसोफर हु टॉक्ड अबाउट स्लेवरी। वो कहते हैं कि जो स्लेव्स हैं दे आर कमोडिटीज़ एंड दे कैन बी सोल्ड, किल्ड एक्सेट्रा। मीन्स वही एक जो हम कॉन्सेप्ट हमें पता है कि स्लेव जो है वो कुछ भी आप उसके साथ जो भी करो दैट इज़ राइट टू बी। तो पहले तो वो यही बात करता है कि वो उनको बेचा भी जा सकता है, उनको आप मार भी सकते हो, जैसे भी ट्रेड करो। दे आर लाइक कमोडिटीज़ यू नो थिंग्स, और कमोडिटीज़ हैविंग एनी प्राइस। कमोडिटी वही होती है ना, कोई भी चीज़ जिसकी कोई प्राइस होती है उसको आप कमोडिटी बोलते हो, दैट कैन बी डील्ड। तो वो कहता है, लेकिन उसने इसमें फर्दर जो पॉइंट ऐड किया दैट वाज कि स्लेवरी जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट। और वो इम्पॉर्टेंट किस तरह से है? अगर वो उसको स्लेवरी को इम्पॉर्टेंट फीचर कह रहा है, हमारी नज़र में तो वो कुछ भी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, आपने यहाँ अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट लिखना है, अपना कॉन्सेप्ट नहीं देना यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड थेरी ऑफ अरिस्टोटल। तो स्लेवरी में वो कहता है कि स्लेव जो है एक तो बाय लॉ होता है और एक है बाय नेचर होता है। जो बाय लॉ होता है वो कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जो है वो स्लेव बाय लॉ कह रहा है, एंड मास्टर्स कैन बिहेव दैम व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे लाइक। मीन्स बाय लॉ, कानून के हिसाब से जो एक गुलाम होता है, एक स्लेव होता है, वो क्या होता है, वो कैदी होता है, और उसका जो मास्टर है उसको जिस तरह से रखना चाहे वो उसके साथ वो ट्रीटमेंट कर सकता है। जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा, जैसे यूएस हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था स्टार्ट में, उसके स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी, या वैसे भी ट्रेडिशनल सिस्टम में भी जो स्लेव होते हैं ये उसकी बात कर रहा है। देन वो बात करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बाय नेचर। स्लेवरी बाय नेचर की जो बात करते हैं वो कहते हैं दीज पीपल आर स्ट्रॉन्ग बाय देयर बॉडीज़ बट वीक इंटेलेक्चुअली एंड दैट्स वाई कैन नॉट बी सिटीजन्स। वो कहते हैं कि जो बाय नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टेट का इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली क्या है, वो वीक होते हैं, उनमें इतनी अकल नहीं होती है, लेकिन उनकी बॉडीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं? क्योंकि वो उसी तरह से ही दे आर ट्रीटेड लाइक बीइंग टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स एंड टू वर्क एनी काइंड ऑफ थिंग जो उनके मास्टर्स उनको बोलते हैं। तो इस वजह से उनकी जो फिज़िकली वो क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली क्या है, वो वीक होते हैं। इस वजह से उनको वो सिटीजन्स नहीं कह रहा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर वही स्लेव्स जो हैं वो स्टेट के लिए, मास्टर्स के लिए काम करते हैं, मीन्स अगर वो स्लेव स्टेट के लिए काम करते हैं, मीन्स फिज़िकल लेबर फॉर स्टेट एंड सिटीजन्स, मीन्स अगर वो एक इंटेलेक्चुअली नहीं है तो वो इट मीन्स दे कैन नॉट सर्व द स्टेट, बट येस दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट
और वो किस तरह से हैं कि जो स्टेट के जो जो काम होते हैं, सिटीजन्स के जो काम, वो अगर उनके साथ रह के काम करता है, ऑब्वियसली जब वो काम करेगा तो उनके जो मास्टर्स हैं, मीन्स द रूलर्स ऑफ द सोसाइटी और सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, वो क्या होंगे, वो ऑब्वियसली वो उनको क्या कर रहे होंगे, वो उनको डील कर रहे होंगे। तो जो स्लेव्स हैं वो उनसे सीखेंगे कुछ, ठीक है। स्लेव जब काम कर रहे होंगे, जिसके अंडर काम कर रहे होंगे, वो उनसे जो कुछ सीखेंगे, स्टेट के अंडर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेट से वो कुछ सीखेंगे, तो वो सीख के अपनी इंटेलेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड दे कैन बी फ्रीड, उनको इस तरह आज़ाद किया जा सकता है। वो कहता है, ही सेज दिस स्लेवरी इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर स्टेट बट ऑल्सो फॉर द स्लेव्स देमसेल्व्स। स्लेव्स स्टेट के लिए तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लिए किस तरह फ़ायदेमंद है कि वो अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। when state will work with when slaves will work with state who are intellect, slaves will learn from them। मीन्स जब स्लेव्स स्टेट के अंदर काम कर रहे होंगे तो वो उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और इस तरह से उनकी कंपनी में रह के वो क्या होंगे, उनकी इंटेलेक्ट को जो है वो कुछ इम्प्रूव होगी और वो अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। सो बेनिफिट ऑफ टू स्टेट इज़ व्हेन स्लेव्स विल डू लेबर, citizens will be having spare time, and that time, in the spare time, people can serve the state। वो कहते हैं कि जो स्लेव्स जो हैं वो अपना आप को आज़ाद करवा लेंगे, तो इस ये तो स्लेव्स का जो है उनका अपना बेनिफिशरी पॉइंट हुआ, लेकिन अब स्टेट को फ़ायदा क्या है, स्टेट को फ़ायदा ये होता है कि जो स्लेव्स जो हैं वो लेबर कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तो जो बाकी सिटीजन्स हैं उनके पास जो टाइम होगा, ऑब्वियसली जो काम उन्होंने करना है वो अगर स्लेव्स काम कर रहे हैं तो सिटीजन्स के पास एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम होगा जो वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर सर्विंग द स्टेट। आई होप आपको समझ आ गई होगी पॉइंट की। देन वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। प्लेटो ने भी जस्टिस की बात की थी, और जो अरिस्टोटल है वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ it's a acknowledgement of contribution for state। मीन्स जो स्लेव हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू स्टेट और द पीपल सर्विंग द स्टेट, तो जो लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी स्टेट की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। इफ़ एवरीबडी इज़ गिवन द रिवॉर्ड फॉर सर्विंग द स्टेट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। एंड इफ़ इट डजेंट हैपन देन रेवोल्यूशन हैपन्स। कहते हैं अगर इंसान लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उनके सर्विंग जो है उनके काम के हवाले से उनको नहीं मिल रही स्टेट को सर्व करने के बावजूद भी, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनकलाब ही आएगा। ऑब्वियसली जब पीपल को राइट्स नहीं मिलते, उनको जस्टिस नहीं मिलती, दे विल रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द स्टेट, और इससे क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगी। स्टेट इज़ अ मीन एंड नॉट द एंड। प्लेटो में भी हमने यही बात की थी, उसमें भी प्लेटो में इससे टोटली ऑपोजिट है। प्लेटो कहता है कि स्टेट जो है दैट इज़ एंड एवरीथिंग इज़ मीन। अरिस्टोटल कहता है स्टेट इज़ अ मीन्स एंड एवरीथिंग एंड नॉट द एंड। तो उसमें स्टेट को कह रहा है कि वो हमारे पास मीन्स है, हमने स्टेट को चलाना है, राइट। He says ultimate aim of the state is to develop citizenship with an intellect and virtue। मीन्स लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी जो रैशनैलिटी की बात करता है कि उनकी इंटेलेक्ट को इम्प्रूव किया जाए, उनको जहनी तौर पे उनको इंटेलिजेंट बनाया जाए, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को इम्प्रूव किया जाए। He says state has no end and its basic purpose is to serve the community and moral and ethical development by the state। मीन्स भाई इसमें लोगों की इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। प्लेटो में हमने बात की थी कि स्टेट को हमने कैसे चलाना, इम्प्रूव करना है। इसमें हमारे पास आती है कि लोगों, स्टेट के थ्रू लोगों को कैसे चलाना है, लोगों की जो मॉरल एथिक्स हैं, उनकी डेवलपमेंट है, एथिकल डेवलपमेंट है, उसको कैसे बेटर बनाना है। देन वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन अरिस्टोटल्स थियरी। क्लासिफिकेशन स्टेट, वो कहता है कि साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इज़
नॉट व्हाट इट शुड बी एंड हाउ इट इज़। कि साइंस हमें बताती है ये चीज़ क्या है, उसकी रीज़न ये नहीं बताती कि व्हाट इट शुड बी एंड हाउ इट इज़। वो हमें ये नहीं बताती कि किस तरह है और इसको किस तरह होना चाहिए और किस तरह से हुई है, वो बताती है ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ इट। तो अरिस्टोटल जो है, ही डिडंट टेल अस अबाउट हाउ द आइडियल स्टेट शुड बी लाइक, ही एम्फसिस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट व्हाट इट इज़। तो वो वही बता रहा है कि स्टेट है क्या, जिस तरह साइंस हमें बताती है कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या, व्हाट इट इज़। तो इस तरह जो अरिस्टोटल है, ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अस व्हाट द आइडियल स्टेट इज़, व्हाट द स्टेट इज़, नॉट व्हाट इट शुड बी लाइक। तो क्योंकि उसकी जो थेरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, तो इस वजह से ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ही इज़ रैशनल दैन द बीइंग इमेजिनेटिव, क्योंकि साइंस हमें रैशनैलिटी बताती है कि चीज़ें एक्चुअली हैं क्या। तो इसी तरह से वो मैन, यहाँ पे अरिस्टोटल जो है वो मैन की रैशनैलिटी की बात कर रहा है कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, रीज़न्स उनको चाहिए होती हैं, उनको वो लॉजिकल हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं। इस वजह से उनके इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसने यहाँ पे थियरी ऑफ स्टेट दी। Aristotle says he had studied and observed more than 150 states and their constitutions. He analyzed them and classified them scientifically. अरिस्टोटल कहता है कि मैंने 150 स्टेट्स जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं और उसकी बेस पे जो स्टेट्स की क्लासिफिकेशन दी है दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो कहता है मेरी स्टडी है 150 रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशंस की और मैं उसको पढ़ के उसकी बेस पे स्टेट की क्लासिफिकेशन दूंगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ही स्टडीड 150 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली MCQs में भी आता है कि उसने कितनी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए थे, कितने उसने स्टडी किए थे। यहाँ पे ये 150 स्टेट्स। और उसके बाद उसने दिया अरिस्टोटल क्लासीफाइड स्टेट्स इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स क्या थी, उस किस बेस पे थी, एक थी नंबर ऑफ़ रूलर्स पे और दूसरा था जनरल इंटरेस्ट पे। ये 2 चीज़ें थी, नंबर ऑफ़ रूलर्स एंड जनरल इंटरेस्ट। मीन्स हुकूमत जो करेगा बंदा वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ रूलर्स कितने होंगे और उनका इंटरेस्ट क्या होगा, रूलर क्या है और उसका मफाद क्या है। ये 2 चीज़ें, इसकी बेस पे उसने स्टेट की क्लासिफिकेशन करी थी। तो उसने इन 2 बेसिस पे अपनी स्टेट्स की क्लासिफिकेशन दी। यहाँ पे टेबल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज, और आपने इसको पेपर में भी ज़रूर बनाना होगा। इसमें वो नंबर ऑफ़ रूलर्स की बात करते हैं, जनरल इंटरेस्ट की और उसका उनका सेल्फिश इंटरेस्ट। यहाँ पे वो 2 चीज़ों को बता रहा है, जनरल इंटरेस्ट एंड सेल्फिश इंटरेस्ट। तो पहला जो है नंबर ऑफ़ रूलर अगर 1 है तो जो हमारा स्टेट का रूलर होगा वो क्या होगा, वो मोनार्क होगा। उसका जो क्या होगी, मोनार्की का सिस्टम होगा और उसका इंटरेस्ट क्या होगा, टायरनी। जो सेकंड वन है उसमें फ्यू की बात करता है, फ्यू रूलर्स होंगे, जिसमें अरिस्टोक्रेसी की बात करता है, दैट इज़ मेंट फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, दैट इज़ ओलिगार्की, एंड इसको आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो। थर्ड वन पे वो बात करता है पॉलिटी की, और उसमें वो इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, मोनार्की जो है उसमें आपके पास रूलर होगा, जैसे यूके में मोनार्क सिस्टम है, अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पे। और अरिस्टोक्रेसी डिक्टेटरशिप होगी, उसमें एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस होंगे। और थर्ड वन पे वो पॉलिटी की बात करता है, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे पास आ जाता है। अरिस्टोटल क्लासिफाइड 150 स्टेट विच ही ऑब्जर्व इनटू 6 स्टेट्स। उसने जो 150 स्टेट्स है उसने ऑब्ज़र्व की, उनको 150 को उसने स्टडी करके 6 स्टेट में कन्वर्ट किया। ये भी क्वेश्चंस MCQs में मोस्टली आता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि उसने 150 स्टेट्स को ऑब्ज़र्व करके कितनी स्टेट्स में क्लासीफाई किया, दैट इज़ 6 स्टेट्स। तो अमंग दीज 6 स्टेट्स ही कॉल द बेस्ट वन टू मोनार्की। तो 6 स्टेट्स कौन सी हैं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, जैसे मोनार्की, टायरनी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये 6 हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो उसने क्या किया, 6 स्टेट्स में उसको क्लासीफाई किया। वो कहता है कि इन 6 में से जो मोनार्की है, ही कॉल्स इट द बेस्ट वन, बट द बेस्ट आइडियल स्टेट
एंड बट एट लीस्ट प्रैक्टिकेबल। मैं कहते हैं कि ये बेस्ट है और आइडियल है और लीस्ट प्रैक्टिकेबल है। किस वजह से है? क्योंकि डिक्टेटर जब होगा, एक आमिर रियासत जब होती है, तो क्या होता है, फियर होता है लोगों में, बहुत ज़्यादा खौफ होता है अपने रूलर को लेके। तो कहते हैं कि दैट मोनार्की विल टर्न इनटू टायरनी। तो वही बात की है, मोनार्की तो उसको सेल्फिश इंटरेस्ट क्या होगा, टायरनी। फर्दर वो कहते हैं कि जो 6 स्टेट्स उसने क्लासीफाई किए हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, ये कांस्टेंट रहेंगी, ये 6 ही रहेंगी, परमानेंट ही रहेंगी। लेकिन इनमें ये है कि अगर एक सिस्टम नहीं चल रहा सही, तो वो क्या है, वो दूसरे में चेंज जाएगा। लाइक मोनार्की जो है वो इट विल बी टर्न इनटू टायरनी, टायरनी से वो अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी टू ओलिगार्की, ओलिगार्की टू पॉलिटी, एंड पॉलिटी टू डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी टू मोनार्की। यहाँ पे एरो से मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप इसको पॉज करके देख सकते हो। सॉरी टू से यहाँ पे मैं इसको जूम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये पावर पॉइंट पे आई डोंट नो क्या इशू है कि मैं इसको जूम करती हूँ तो फिर उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, जूम करने पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। इफ़ एनीबडी ऑफ यू नो दिस इशू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, आई बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मुझे यहाँ पे बहुत इशू आ रहा है, मैं इसको जूम करूँ तो फिर वो पहले मैंने जूम करके रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैंने ऊपर से ये नहीं देखा कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। बाद में मैंने इसको चेक किया है तो उस पर रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, तो ये इशू आ रहा है, इस वजह से मैं इसको जूम नहीं कर सकती हूँ। फिर वो कहते हैं कि जब चेंज आता है स्टेट में तो उसकी कितनी रीज़न्स होती हैं, 2 रीज़न्स होती हैं, एक जनरल कॉज होती है, एक पर्टिकुलर कॉज होती है, ये भी स्टेट से रिकॉर्डिंग ही होती है। देन हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल थ्योरी। मीन्स मॉडर्न टाइम्स के अगर हम बात करें, अगर हम मॉडर्न टाइम की से रिलेवेशन की बात करें, या अगर हम कहते हैं कि अरिस्टोटल की थ्योरी को अगर हम प्रेजेंट टाइम पे इसकी इम्प्लीकेशंस को देखें तो क्या होंगी, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जो पॉलिटिकल साइंस जो है उसका, हम इसको अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, and he was the first one to introduce scientific principles in the study of politics. उसने एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज़ लाइक अ लिविंग बीइंग, इट ग्रोज, फंक्शंस, बिहेव्स, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, and this approach or theory of Aristotle has been accepted by most of the scholars even in the present time. तो इस वजह से ये क्या है, ये रिलेटेबल है। ये अगर हम अभी जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी का सिस्टम है तो उसमें हम देखेंगे कि स्टेट खुद नहीं चल सकती जब तक वहाँ पे, जब तक उसको लोग ना, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। so because according to him individuals are less like organs of the state, तो उनके बगैर स्टेट या कम्युनिटी नहीं चल सकती है। तो उसने प्रिंसिपल दिया क्लासिफिकेशन का, स्टेट की क्लासिफिकेशन का, एंड उसको ऑब्जर्व किया साइंटिफिकली, एंड ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ही उसने स्लेवरी का भी दिया, एंड ही इज़ द फर्स्ट थिंकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही गेव द थियरी ऑफ स्लेवरी एंड गेव अपॉर्चुनिटी टू बी फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, एंड ये इट वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी। देन मिडिल क्लास की बात करते हैं कि वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन बाय अरिस्टोटल। क्योंकि वो कहता है कि जो मिडिल क्लास है, ये वो क्लास है, ये वो लेवल है क्लास का जो रेवोल्यूशन को आने से रोक सकते हैं। वो किस तरह रोक सकते हैं? क्योंकि जो मिडिल क्लास होती है उनको क्या चाहिए होती हैं, उनको अपनी बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं। अगर उनको बेसिक नीड्स मिल रही हैं तो दे आर हैप्पी, बट अगर उनको नहीं मिल रही तो दे विल लेफ्ट अगेंस्ट इट। तो इसमें क्या था कि उनको सब कुछ मिल रहा था, तो इसी वजह से वो रेवोल्यूशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, and they become harder in the way of revolution. He said greater the middle class is, more likely state will not witness the revolution, because middle class people are satisfied with the basic needs and they can act as a stoppage for revolution. So middle class जो है वो बहुत strong होती है उसके according, and it is also a source of stability. So this was today's lecture that was about Aristotle and his theory of classification of state, and the major points like organic concept, state concept of slavery according to Aristotle, that is by law and by nature, and the
सिक्स स्टेट्स जो उसने क्लासीफाई की आफ्टर स्टडिंग दी 150 states constitution. So this was all about the Aristotle theory of classification of state. If you liked it, please like and subscribe the channel. And if you have any issue regarding this topic, you can also ask in the comment section, or you can ask on Instagram account that I have mentioned in my bio. Yes, thank you so much. Allah Hafiz.